हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मायानंदन। हम लोग सिविल कोड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार सिविल कोड का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हिंदी का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बाकी है कंप्लीट करना, जिसमें से एक टॉपिक हमारा है स्वर और व्यंजन की परिभाषा, स्वरूप और वर्गीकरण। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने सब पढ़ा दिया है पहले, इसलिए क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर हिंदी का देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमने पढ़ा है वही सिलेबस में है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये 2-3 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपका हिंदी का जो प्रीवियस ईयर है 2 साल का, वो आपको दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ से 3 से 4 मार्क्स, जी हाँ 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, स्वर क्या है उसको समझते हैं। स्वर में ध्वनियों का वर्ण है। स्वर जो है ये ध्वनियों का वर्ण है जिसके उच्चारण से मुख विवर सदा कम या अधिक खुलता है। जैसे ई खोलेंगे तो अलग तरीके से मुंह खुलता है, आ खोलेंगे तो अलग तरीके से मुंह खुलता है, ठीक है। स्वर के उच्चारण के समय बाहर निकली हुई श्वास वायु मुख विवर से कहीं भी रुके बिना बाहर निकल जाती है। तो इस टाइप से आप स्वर को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है स्वर की विशेषता क्या है। तो स्वर जो है ये तंत्रियों में अधिक कंपन होता है। उच्चारण में मुख विवर थोड़ा बहुत अवश्य खुलता है। जिह्वा और ओष्ठ परस्पर स्पर्श नहीं करते और बिना व्यंजनों के स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। स्वराघात की क्षमता केवल स्वरूप को ही होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र से बाहर निकलती है। ये हम बस एक थ्योरी देख रहे हैं, उसके आगे मैं एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझाऊंगी जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये थोड़ा बहुत इसका बेसिक जानना जरूरी है, इसलिए बस आप इसको देख लीजिए। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र से बाहर निकलती श्वास वायु मुख नासिका से संधि स्थूल या मुख विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होकर मुख या नासिका से निकलती है, तो वो व्यंजन कहलाता है। अब ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले स्वरों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर जो होता है ये मात्रा के आधार पर, मुख कुहर के आधार पर होता है। उसके बाद आपका आता है जिह्वा की स्थिरता के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, और उसके बाद आता है अनुनासिका के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हमने बचपन में पढ़ा होगा। ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ। दीर्घ के उच्चारण में अधिक मात्रा का समय लगता है। लुप्त में अधिक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ। जैसे आप प्लुत में, जैसे आप देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं आ, तो आ में ज्यादा टाइम लगता है। दीर्घ ई, तो ई में ज्यादा टाइम लगता है, वहीं पे ई जो है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मुख कुहर क्या है। इस आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, विवृत, ईष्यद विवृत, संवृत्ति, ईष्यद संवृत्ति। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस समझने के लिए आपके पास दिया गया है। जैसे विवृत उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, तो कैसे आ में मुख अधिक खुलता है। इसी तरीके से ईष्यद विवृत्ति उच्चारण में कम खुलता है, तो ए में कम खुलता है। और संवृत्त उच्चारण में मुख संकीर्ण रहता है, जैसे ई। ईष्यद संवृत्त में मुंह कम खुलता है, जैसे ए, है ना। नेक्स्ट हो गया आपका ये हमने मुख कुहर देख लिया, मात्रा के आधार पर देख लिया। अब देखते हैं जिह्वा के स्थिरता के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। यहाँ पे स्लाइड्स आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद इससे पहले हम ये देख लेते हैं। अनुनासिका के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जब मुख विवर से पूरी तरह से श्वास निकल जाए तब अनुनासिका कहलाते हैं। अनुनासिका 2 प्रकार के होते हैं, निरानुनासिकता और अनुनासिकता। तो ये क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई। और अनुनासिकता क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, जैसे अंग, आंग, इंग। इस तरीके से जो वर्ड होते हैं।
उच्चारण में मुख तथा नासिका से वायु बाहर निकलती है तभी अनुनासिकता कहलाती है। अब उसके बाद हमें देखना है, ये अभी भी सही नहीं हुआ है तो मैं आपको इसे खुद ही समझा देती हूँ कि जिह्वा की स्थिरता के आधार पर स्वर क्या होते हैं और ओष्ठ के आधार पर स्वर क्या होते हैं। अब जिह्वा की स्थिरता के आधार पर अगर आप बैठे हैं समझने के लिए, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, 3 काइंड्स इसके समझने पड़ेंगे। पहला तो आपका है कि अग्र स्वर, तो अग्र मतलब जिह्वा का जो अग्र पार्ट है, आगे का पार्ट है, वहां से तो ई, ए, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। फिर मध्य स्वर जैसे आ। पश्च स्वर क्या है, तो ऊ, दीर्घ ओ, औ, है ना। ये तीनों आप याद रखेंगे। अब इसमें आपको एक चीज और देखना है कि जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण जो होते हैं वो आपसे पूछा जाता है। तो ये होता है ई, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, है ना। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बिल्कुल खुला हुआ जैसे विवृत, तो जब जिह्वा का व्यवहृत भाग निम्नतम अवस्था में रहता है तब स्वर की उत्पत्ति विवृत अवस्था में होती है, जैसे आ। अर्धविवृत क्या है, कुल खुला हुआ, तो जैसे अ, ए, ओ, है ना। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे ओष्ठ के आधार पर हम देखते हैं, ओठों के आधार पर देखते हैं, तो आपको 3 तरीके से यहाँ भी देखना पड़ेगा, 2 तरीके से देखना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका वृत्ताकार, क्या है, वृत्ताकार, और सेकंड है आपका अवृत्ताकार। तो सेकंड जो अवृत्ताकार है और फर्स्ट अवृत्ताकार है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो वृत्ताकार जो है ये क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाता है, जैसे आप ओ बोलिए तो ओ क्या हो जाता है, ओ में मुंह गोल खुलता है ना। तो ओ, औ, ऊ, दीर्घ ऊ, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वृत्ताकार। अवृत्ताकार कैसे हो गया, जैसे अ, आ, ई, दीर्घ ई, री, ए, ये सब क्या हो गया, अवृत्ताकार स्वर हो गए। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या, और लास्ट जो आपका बाकी है, व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण हमें देखना है। स्पर्श व्यंजन, स्थ व्यंजन और उष्म संघर्ष व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धन, दांत या होठ से स्पर्श होते हुए निकलते हैं, उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, इसको समझने का सबसे सही तरीका क्या है फ्रेंड्स, कि आप ना इस वीडियो को बार बार मत देखो, बस मैं जो बोल रही हूँ उसी वक्त उसी के साथ प्रोनाउंसिएशन कर लो, और आप देख लो कि अगर आप च बोल रहे हो तो च में दांत से आपका जो टंग है वो स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। आप ओ बोल रहे हो तो ओ में मुंह गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, आपको अ, आ, ई, ओ दे दिए जाएंगे। आपसे बोला जाएगा वृत्ताकार क्या है, तो ओ है, ई है, तो आपको उसमें से छांटना रहता है। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो। अब यहाँ पे घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। सघोष, घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। प्राण तत्व के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ है हवा। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जैसे क, च, ट, ग, ज, द आदि। आप साथ में बोल लेंगे, रिवीजन यही हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। महाप्राण में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ आदि, है ना। यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन देखना है हमें, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो, जैसे उष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण कर निकले, वहां उष्मा गर्मी पैदा करे, वह संघर्षी व्यंजन कहलाता है, जैसे श, सा, है ना।
अयोग्य वाहक क्या है? अनुस्वार, विसर्ग, परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु यह स्वर ध्वनियां नहीं होती हैं, क्योंकि इन उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। यह व्यंजन भी नहीं है, लेकिन इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। तो इतना ज्यादा हम देखेंगे नहीं, बस आपसे जहां जहां का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मैं बताती चली जा रही हूँ। उपवाक्य में आपको देखना है प्रधान उपवाक्य और उपवाक्य, है ना। अब जो वाक्य किसी अन्य वाक्य पर आश्रित नहीं होते हैं उन्हें प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि मैं हिंदी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने बचपन में पढ़ा है, तो इसमें मेन प्रधान उपवाक्य क्या हो गया? प्रधान वाक्य क्या हो गया? मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। और जो मेन उपवाक्य नहीं है वो क्या हो गया? वो वाक्य नहीं है वो क्या हो गया? वो हो गया जो मैंने बचपन में पढ़ा है। अब जो मैंने बचपन में पढ़ा है मैं लिख दूं तो क्या है? ये पटांग टाइप का थोड़ा लगेगा। मैंने बचपन में पढ़ा है मैं बोल सकती हूँ, जो मैंने बचपन में पढ़ा है, ये सही नहीं है। जो मतलब क्या पढ़ा है? अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी कि मैं आपको हिंदी पढ़ा सकती हूँ, तो ये एक वर्ड हो गया, एक सेंटेंस हो गया, सॉरी। उदाहरण, वह लड़की चली गई जो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। उपरोक्त वाक्य में वह लड़की चली गई प्रधान वाक्य है ना। अब इसको आप निकाल दोगे तो जो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी क्या है? ये आधा अधूरा सेंटेंस आपका दिखता है। अब यहाँ पे आपको देखना है आयोगवाह। आयोगवाह के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयोगवाह में आपसे पूछा जाता है, सॉरी मैं उतनी देर से आपको बोल रही थी और इसमें वॉइस नहीं ऐड हुआ था, तो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी कि आयोगवाह जो है इसमें चंद्र बिंदु और ये जो आपका फुल स्टॉप आता है और आपका जो ये विसर्ग आता है, ये 3 आयोगवाह मेनली आपसे पूछा जाता है। तो बस इतना आपको जानने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्वर और व्यंजन आप एक बार अच्छे से बोल लीजिए, रिपीट कर लीजिए और साथ ही साथ देख लीजिए कि ये किस तरीके से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आपने ये रिपीट कर लिया और ये सारे के सारे जो थ्योरी पार्ट है ये आपके पास है, उसके अलावा और भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और आपने आधे घंटे लगाकर इस वीडियो का जो 11-12 मिनट का वीडियो है और उसके बाद 10 से 11 मिनट की प्रैक्टिस के लिए करने के बाद आपने 3-4 मार्क्स जो है अपने एग्जाम में आपने कंफर्म कर लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।